नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान महंत शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य, ये क्षमा करना प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें प्रश्नोत्तरों के क्रम को हम ले रहे हैं। तो इसमें हमारा विगत वीडियो से प्रश्न चल रहा है हिंदी भाषा का उद्भव, विकास या हिंदी की विकास यात्रा। तो इसके अंतर्गत हमने विगत वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अब आगे आज एक और बिंदु को हम लेकर के उपस्थित हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी भाषा का उद्भव वाला बिंदु हमने पढ़ा। अब हिंदी भाषा का विस्तार किस क्रम से हुआ उस संदर्भ में हम जानते हैं। देखिए, हिंदी भाषा का विस्तार प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के बाद में हुआ है। हिंदी यूं ही नहीं आई, हिंदी भाषा को आने में बहुत समय लगा। तो इसमें हिंदी भाषा का जो विस्तार हुआ या व्यापकता हुई, उस संदर्भ में हम बात करें तो प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के बाद ही हुआ। पहले प्राकृत आई, उसके बाद में अपभ्रंश आई, उसके बाद हिंदी आई थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हिंदी भाषा का विस्तार प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के बाद हुआ। हिंदी का उद्भव 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। तो उससे पहले हिंदी का क्या रूप रहा होगा, इस संबंध में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हैं, उनका एक मत है कि हिंदी का उद्भव ये पता है कि 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था, लेकिन उससे पहले हिंदी का क्या स्वरूप रहा होगा, क्या रूप रहा होगा, इस बारे में खोजकर्ता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी अपना मत प्रकट कर रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है कि संभवतः ईस्वी सन 778 संभवतः ईस्वी सन 778 से पहले हिंदी बोली जाती होगी। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जो कि इस भाषा के संदर्भ में अपनी बात कह रहे हैं कि संभवतः ईस्वी सन 778 से पहले हिंदी बोली जाती होगी। इस मत की पुष्टि के लिए इन्होंने इस बात की पुष्टि के लिए किसका जो प्रमाण दिया, तो देखिए, इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने किन्होंने पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने दक्षिणाचार्य चिन्नोदोतन के कुवलयमाला कथा ये ग्रंथ का नाम है। और ये ग्रंथ किसका है? दक्षिणाचार्य चिन्नोदोतन। उन्होंने, ये जैन कवि है, तो उन्होंने कुवलयमाला जो कथा है इस ग्रंथ में उल्लेख किया है हिंदी के शब्दों का। तो उन्होंने इस ग्रंथ में क्या लिखा है? उस ग्रंथ में विभिन्न स्थानों से माल के क्रय और विक्रय यानी खरीदने और बेचने हेतु आए हुए व्यापारियों की बातचीत की चर्चा आई है। यानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने कहा है कि लगभग 778 से पहले, ईस्वी सन 778 से पहले हिंदी बोली जाती रही होगी। और इस बात की वो पुष्टि के लिए दक्षिणाचार्य चिन्नोदोतन के ग्रंथ कुवलयमाला कथा का वो प्रमाण देते हैं। और इस आधार पर ये बात कहते हैं कि उस ग्रंथ में कई स्थानों पर, विभिन्न स्थानों से माल की जो खरीद फरोख्त है या क्रय विक्रय है, उसमें जो व्यापारी लोग हैं वो बातचीत करते हैं, वो उसमें हिंदी भाषा के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। यानी मध्य प्रदेश के व्यापारी के मुख से आद्र, तेरे, मेरे जैसे शब्द निकलते हैं। तो ये तेरे, मेरे ये शब्द हिंदी के हैं। तो इस प्रकार से ये पता चल सकता है, हम पता कर सकते हैं। ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उस समय मध्य प्रदेश के व्यापारियों के मुख से इस प्रकार से आद्र, तेरे, मेरे ये शब्द का प्रयोग किया जाना हिंदी का द्योतक है या हिंदी उस समय चलती थी। ये इस ग्रंथ में भी मिलता है। ये शब्द इस बात का संकेत देते हैं कि हिंदी मध्य देश की भाषा थी। ये जो व्यापारी लोग बात करते थे, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बात का ये संकेत करते हैं
कि हिंदी मध्य देश की भाषा थी उस समय, भारत के मध्य देश की भाषा थी और 7वीं शताब्दी के आसपास किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। हिंदी 7वीं शताब्दी के आसपास किसी न किसी रूप में प्रचलित थी, ये बात है। आगे देखिए कि 7वीं शताब्दी के पुष्य कवि, ये भी जैन कवि है पुष्य कवि, तो 7वीं शताब्दी में पुष्य कवि की भाषा के उदाहरण भी ये प्रमाणित करते हैं कि उस समय हिंदी का कुछ कुछ प्रचलन अवश्य हो गया था। यानी 7वीं शताब्दी के आसपास पुष्य कवि के जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, उस ग्रंथ में कई उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है या प्रमाण मिलता है कि उस समय हिंदी का कुछ कुछ प्रचलन अवश्य हो गया था। 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास जो धर्म प्रचारक थे, जो धर्म का प्रचार करने वाले ऐसे संत लोग जो भी थे, उन्होंने भी हिंदी का प्रयोग वो करते थे। 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास धर्म प्रचारक भी हिंदी का प्रयोग करते थे। जैन और वज्रयानी जो बौद्ध धर्म से निकली एक शाखा थी, हीनयान और महायान, और उसी में से फिर एक ये वज्रयान भी था। ठीक है, ये सहजयान, वज्रयान, हीनयान, महायान, इस प्रकार से महायान और हीनयान इनकी मुख्य शाखा थी और इसी से वज्रयान निकली। तो जैन कवि या जैन लोग और वज्रयानी जो संत थे, उन लोगों ने अपभ्रंश की रचनाओं में हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। उस समय वो हिंदी का प्रयोग करने लगे, अपभ्रंश के बाद में हिंदी का प्रयोग करने लगे। इसका एक उदाहरण देखिए कि सिद्ध सहरपा ये सिद्धों में आते हैं, सिद्ध थे, सिद्धों की संख्या 84 है प्यारे विद्यार्थियों, और नाथ थे वो 9 थे। ठीक है, तो सिद्ध थे, ये शब्द अंतिम में अपने आदर सूचक शब्द पा का प्रयोग करते थे। तो सिद्ध सहरपा की 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी की ये पंक्तियाँ आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा अपने ग्रंथ में कि जह मन पावन न संचरहि रवि शशि नाह प्रवेश, तेई तट चित विश्राम करूं सरहा कहे उवेश। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों वो योग साधना की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर मन पवन न संचरई, यानी ऐसा कहा जाता है योग साधना में कि जो हमारे चक्र होते हैं, चक्र जिसको हम बोलते हैं 7 चक्र 8 चक्र जो भी मानते हैं, अलग अलग 60 चक्र भी बोलते हैं, तो इन चक्रों में यहाँ पर इस बात की पुष्टि हो रही है क्योंकि ये सिद्ध और नाथ दोनों ही योग साधना पर बल देते थे। और इसमें ये बताया जाता है कि जहाँ मन पवन न संचरई, यानी पवन है वो विचरण नहीं करती, रवि शशि ना है प्रवेश, रवि मन सूर्य और शशि मन चंद्रमा, यानी कहते हैं कि जो हठ योग नाथ पंथियों का होता है, हठ योग जिसमें है का अर्थ सूर्य और ठह का अर्थ चंद्रमा का जो मिलन होता है, उसी स्वरूप का यहाँ पर सिद्धों ने भी प्रयोग किया है। तो जहाँ पर मन है चंद्रमा और सूर्य से, जहाँ पवन का प्रवेश उसमें से नहीं होता, ते ही तट चित्त विश्राम करूँ, उसी तट पर उसी किनारे पर मैं विश्राम करूँ। ये अंतः साधना की बात यहाँ पर की जा रही है। जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ियाँ है, इस नाड़ी में जब प्राणों का प्रवाह जब ऊर्ध्व होता है तब उस समय की बात यहाँ पर बात कह रहे हैं कि उस समय चंद्रमा और सूर्य इसी में त्रिवेणी जिसको बोला जाता है, ये इसी में सूर्य और चंद्रमा का प्रवेश है, ऐसा कहा जाता है। इससे बच करके जब सुषुम्ना में प्राणों का संचरण होता है तो उस समय उस तट पर मैं विश्राम करूं, सरहा कवे हुए, सरहा कवि इस बात की उक्ति या इस बात की पुष्टि है वो करते हैं या कहते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध सहरपा की जह मन ये शब्द आ रहे हैं, वो हिंदी भाषा के शब्द हो गए। अब देखिए सन 990 के आसपास जैन विद्वान देवसेन थे, 990 के आसपास देवसेन, जो जैन विद्वान थे देवसेन सूरी, इन्होंने भी ऐसी भाषा का प्रयोग है वो किया। यानी ऐसी भाषा का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। और ये बात 990 के आसपास है, 990 ईस्वी के आसपास जो देवसेन सूरी थे उन्होंने भी हिंदी भाषा का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे देखिए, हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। हिंदी के विकास और विस्तार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आदिकाल या प्रारंभिक काल। आदिकाल या प्रारंभिक काल, ये काल 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक माना जाता है। ये हिंदी का आरंभिक काल था, यह आदिकाल है। तो 1000 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और इस काल में अपभ्रंश और प्राकृतों का प्रभाव हिंदी पर मौजूद था। हालांकि पूर्ण रूप से शुद्ध हिंदी तो उस समय नहीं आई, क्योंकि उस समय ये हिंदी की आरंभिक अवस्था थी और इस समय अपभ्रंश का और प्राकृत भाषा का प्रभाव हिंदी पर मौजूद था, उस पर प्रभाव था। हिंदी की बोलियों यानी जो उपभाषाएं हैं, उनके निश्चित रूप का स्पष्ट विकास नहीं हो पाया था। जो आदिकाल था या प्रारंभिक काल था, उस समय हिंदी की जो बोलियां, जिसे हम आज के समय सिंधी, पंजाबी, ये जो बोलियां हम बोलते हैं, तो उस समय जो बोलियां थी, उन बोलियों का निश्चित रूप से स्पष्ट विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, आदिकाल समझ में आ गया। अब देखिए मध्यकाल। ये काल 1500 ईस्वी से लेकर 1800, 1000 से 1500 तक आदिकाल। फिर हिंदी भाषा का ये 1500 से लेकर 1800 तक था मध्यकाल। ये मध्यकाल माना जाता है 1500 से लेकर 1800 तक। इस काल में हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव बिल्कुल हट गया था। मध्यकाल तक आते आते, कहने का तात्पर्य ये है प्यारे विद्यार्थियों कि 1500 ईस्वी के आसपास या 1500 ईस्वी के बाद का जो समय था, उस समय अपभ्रंश का प्रभाव हिंदी पर पूरी तरह से हट गया और हिंदी की जो बोलियां थी, विशेषतया खड़ी बोली, ब्रज और अवधी अपने पैरों पर स्वतंत्रता पूर्वक खड़ी हो गई थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1500 ईस्वी के बाद में खड़ी बोली हिंदी है या खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, इसका धीरे धीरे विकास होने लगा। ये बोलियां अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। तो मध्यकाल तक आते आते अपभ्रंश का प्रभाव बिल्कुल हट गया था। 1500 से 1800 तक का समय था। अब देखिए आधुनिक काल। ये काल 1800 से लेकर अब तक जो चल रहा है, वो आधुनिक काल माना जाता है, हिंदी के विस्तार का, हिंदी के विकास का। तो ये काल 1800 से लेकर अब तक का माना जाता है। उसमें हिंदी की बोलियों के मध्यकाल के रूपों में परिवर्तन आरंभ हो गया। यानी मध्यकाल में जो बोलियां प्रचलित थी, उन बोलियों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था, बोलियों का विकास होने लगा। साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से इस काल में खड़ी बोली ने हिंदी की अन्य विभाषाओं को दबा लिया। यानी आधुनिक काल तक आते आते आपको पता है कि आधुनिक काल जो 1800 के आसपास था, उस समय जो साहित्यिक जो भाषाएं बोली जाती थी, साहित्यिक भाषा का जो प्रयोग होता था, उसमें ज़्यादातर आपकी ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें आप कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की भाषा आप देखते हैं, सूरदास जी की भाषा हम देखते हैं, या उससे पहले तुलसीदास जी की भाषा में अवधी भाषा का प्रयोग हम देखने को मिलते हैं। अवध भाषा का, जो मैथिली भाषा का प्रयोग भी हम देखने को मिलते हैं विद्यापति की रचनाओं में। तो इस प्रकार से बाद में 1800 ईस्वी के बाद में ये धीरे धीरे जो साहित्यिक दृष्टि है, प्रयोग है, उसमें खड़ी बोली ने हिंदी की जो अन्य विभाषाएं थी, अन्य बोलियों को दबा लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अब साहित्य में हिंदी भाषा का प्रयोग होने लगा, जिसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से आगे का जो काल हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में, तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने लगे। ब्रज भाषा के बाद में ब्रज भाषा का प्रयोग धीरे धीरे कम होता गया, अवधी भाषा का प्रयोग कम होता गया, तो हिंदी का खड़ी बोली का विकास होने लगा। तो ये था आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब निष्कर्ष के तौर में एक पंक्ति और 2 पंक्तियां और देख लीजिए कि इस प्रकार हिंदी भाषा के स्वरूप का विकास उक्त 3 कालों में उत्तरोत्तर यानी लगातार है, वो होता रहा विकास। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी भाषा के स्वरूप का विकास तीनों कालों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उत्तरोत्तर होता रहा। आज हिंदी एक समृद्ध भाषा बन गई। आप देखते हैं हिंदी एक विशाल महासागर की तरह है।
हिंदी एक समृद्ध भाषा हो गई है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष भी इस प्रश्न में आपको निकाल के आना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, या जिसको हिंदी की विकास यात्रा हम कह सकते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक से नोट्स बनाइए, इनको पढ़े और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।